गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स टॉक और हम करने वाले हैं चैम्बरलिन के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मॉडल 2। इससे पहले हम मॉडल 1 फ्री एंट्री कर चुके हैं। तो मॉडल 2 में होता क्या है, प्राइस कंपटीशन। मॉडल 2 का नाम है इक्विलिब्रियम विद प्राइस कंपटीशन। मॉडल 2 को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बात है, वो भी आपको बता देते हैं पहले ही, कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली ये दोनों एक प्रकार से थ्योरेटिकल एक्सट्रीम हैं। ऐसा रियल लाइफ में सामान्यतया नहीं देखने को मिलता है या बहुत कम देखने को मिलता है। पर इन दोनों के बीच में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा है जिसे हम रियल लाइफ में फील कर सकते हैं, या ओलिगोपोली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जो हमें रियल लाइफ में अक्सर फील होता रहता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो एक बेसिक एजम्पशंस है जो परफेक्ट कंपटीशन से इसको अलग करती है, वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और ये वस्तु विभेद या उत्पाद विभेद जो है इसमें, ये वास्तविक हो सकता है या केवल आभासी हो सकता है। वास्तविक में सच में ऐसा हो कि इन दोनों सभी उत्पादों में कुछ ना कुछ भेद हो, एक फर्म के उत्पाद और दूसरे फर्म के उत्पाद में क्वालिटी के स्तर पे संभव है कि अंतर हो, लेकिन कई बार ये अंतर, ये विभेद केवल आभासी होता है। केवल हो सकता है कि फर्म केवल विज्ञापन के माध्यम से बताती हो कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग है। हो सकता है कि वो विभेद वास्तव में होता ही ना हो। तो चाहे वस्तु विभेद वास्तविक हो चाहे आभासी हो, केवल ये लोगों को एहसास कराया जाता हो कि ये वस्तु अलग है सबसे, इस तरीके की गुणवत्ता और किसी वस्तु में नहीं है। तो ऐसे में हम ये भी समझ पा रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अब सेलिंग कॉस्ट या विक्रय लागतें या विज्ञापन जैसी चीज़ें भी सम्मिलित हो जाती हैं, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में नहीं होती थी। विक्रय लागतें या विज्ञापन एक प्रकार की विक्रय लागत है, जो कि सबसे पहले हमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में देखने को मिलती है। कैसे? जब हम किन्हीं उत्पादों के टीवी पे एड्स देखते हैं तो उनमें उन एड्स के माध्यम से लोगों को कन्विंस किया जाता है, लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि हमारा ही प्रोडक्ट सबसे अच्छा है और इसका जो निकट प्रतिद्वंदी है, इसका जो निकट स्थानापन्न उत्पाद है, वो इतना अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपने टीवी पे सर्फ एक्सेल का ऐड अगर देखा होगा, जिसमें वो 2 बाल्टियों में पानी रखकर किसी गंदी सी टी शर्ट को साफ़ करके दिखाएंगे और सर्फ एक्सेल वाली टी शर्ट बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी, और जो दूसरा पाउडर साथ में रखा होगा जिसका कि नाम हमें दिखता नहीं है, उसमें जो साफ़ हुआ है वो उतना अच्छा साफ़ नहीं हुआ है कपड़ा। तो निश्चित रूप से सर्फ एक्सेल बेहतर है, ये हमें एहसास दिलाया जाता है। लेकिन अगर उस ऐड को आप ध्यान से देखेंगे तो जो धुंधला सा पाउडर दूसरा रखा हुआ है, जिसकी इमेज बहुत ही धुंधली सी है, साफ़ दिखती नहीं है, तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी पैकेजिंग एरियल की पैकेजिंग जैसी लग रही है। या जब एरियल का प्रचार देखेंगे तो उसमें जो साइड में धुंधला सा पाउडर एक रखा होगा, उसकी पैकेजिंग केवल हमें लगभग उसका रंग, उसकी पैकेजिंग से ये एहसास होता है कि वो जो पैकेट है वो इसका एक निकट स्थानापन्न का पैकेट रखा हुआ है। यही काम टाइड वाले प्रचार में अपने करेंगे। तो इस तरीके से कई बार केवल विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु को विभेदित अन्य निकट स्थानापन्नों से बेहतर दिखाने का प्रयास किया जाता है। और इन सब से ही कि विज्ञापन इसकी एक विशेषता बन जाती है कि इस बाजार संरचना में विज्ञापन व्यय भी होते हैं। तो इन बातों के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना मॉडल 2, जो कि आधारित है प्राइस कंपटीशन पे। और हम साथ में ये भी जान रहे हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म हैं वो बहुत हैं। जब अल्पाधिकार होगा तो अल्पाधिकार में फर्म होती हैं कुछ। तो यहीं पे ये वाला अंतर भी स्पष्ट कर लें हम कि जब फर्म बहुत ज़्यादा होंगी
तो बहुत का मतलब ही यही होता है कि बहुत मतलब उतनी फर्म कि किसी एक फर्म द्वारा लिया गया निर्णय, किसी एक फर्म द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन पूरे बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो फर्म हुई बहुत। और अगर किसी एक द्वारा लिया गया निर्णय बाजार को प्रभावित कर सकता है, तो उसका मतलब हुआ कि ये संख्या कुछ है। जब एक फर्म द्वारा लिया गया निर्णय पूरे बाजार को प्रभावित करने लगेगा, निश्चित रूप से तो अन्य फर्में भी प्रभावित होंगी और उस प्रभाव के कारण वो प्रतिक्रिया भी करेंगी। तो ये प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन या एक दूसरे पर निर्भरता, जिसे कहा जाता है परस्पर निर्भरता, ये वाली चीज़ें हमें देखने को कहाँ मिलती हैं? ये दिखेंगी हमें अल्पाधिकार में, ओलिगोपोली में। पर चूंकि यहाँ फर्में बहुत ज़्यादा हैं और फर्मों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण किसी एक फर्म द्वारा लिया गया निर्णय संतुलन को या बाजार को प्रभावित नहीं कर पाता है, अन्य फर्में उससे प्रभावित नहीं होती हैं। यानी कि यहाँ पर प्रतिक्रिया जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परस्पर निर्भरता नहीं है, परस्पर तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। यानी कि फर्म अगर यहाँ कोई भी निर्णय ले रही हैं तो वो स्वतंत्र निर्णय है। तो इन बातों के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना मॉडल 2 प्राइस कंपटीशन। और इसे शुरू करने के लिए हम एक हमेशा की तरह एक चित्र बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे मात्रा, वाई एक्सिस पे प्राइस। और जैसा कि फ्री एंट्री वाले मॉडल 1 में ये मान लिया गया था कि फर्म अल्पकालीन संतुलन में पहले से हैं, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, जिसके बाद ही अन्य फर्में अट्रैक्ट होंगी लॉन्ग रन में और ग्रुप में एंटर करेंगी। ऐसे ही इस मॉडल 2 में ये मान लिया गया है कि फर्म ठीक ठाक संख्या में है और इस संख्या में चूँकि फर्म एक अच्छी संख्या में है और प्रॉफिट कमा रही हैं, तो कोई भी फर्म बाज़ार में ना इंटर करेगी ना एग्ज़िट करेगी, क्योंकि फर्मों की संख्या उतनी है जितनी दीर्घकालिक संतुलन के लिए आवश्यक है। ये पहले ही मान लिया गया है इस मॉडल 2 में। यानी कि एंट्री एग्ज़िट इसमें प्लेस नहीं है अभी। तो ये है फर्म का, एक मिनट, इस मांग वक्र को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा सीधा दिखाने के लिए हम स्केल का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे। और इस 25 पे आ जाओ, 25 डिग्री पे एक डिमांड कर्व बना लेते हैं। और इसका नाम रख देते हैं मांग वक्र का डी डैश। फर्म का संतुलन दिखाने के लिए एक LAC वक्र, LAC इसका एक न्यूनतम बिंदु इस जगह पे, इस न्यूनतम बिंदु से ही मार्जिनल कॉस्ट कर्व जाएगी। इसका MR वक्र अगर हम बनाएं, 1 2 3 4, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा।
हम मान लेते हैं कि अभी फर्म इस P1 प्राइस पर X1 मात्रा सेल कर रही है। फर्म को अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, और चूंकि फर्म को प्रॉफिट है, इस X1 प्रोडक्शन पर भी फर्म को इतनी मात्रा में, अगर हम देखना चाहें तो लगभग इतनी मात्रा में प्रॉफिट हो रहा है। चित्र थोड़ा सा सिंपल रहे इसलिए हमने MR कर्व को यहाँ से हटा दिया है अभी के लिए, पर कोई भी संतुलन बिना MR बराबर MC के नहीं होता है। तो इस P1 प्राइस पर फर्म X1 क्वांटिटी सेल कर रही है। फर्म सोचती है कि क्यों ना वो अपने प्राइस में थोड़ी सी कमी कर दे, यानी अगर वो अपने प्राइस में कमी कर फर्म सोच रही है कि अगर वो अपने प्राइस में कुछ कमी कर दे, कुछ यानी कि अगर अपना प्राइस P2 कर दे तो वो X2 मात्रा बेच पाएगी। और फर्म का ये सोचना कि अगर वो अपने प्राइस को P1 से कम करके P2 कर देगी तो वो X2 मात्रा बेच पाएगी, अपने प्रॉफिट को और बेहतर कर पाएगी। और चूंकि फर्म को ये बात पता है कि कोई दूसरी फर्म इस पे प्रतिक्रिया नहीं करेगी। क्यों प्रतिक्रिया नहीं करेगी? क्योंकि कोई भी परस्पर निर्भरता नहीं है अल्पाधिकार जैसी। ऐसा फर्म सोच क्यों रही है? फर्म सोच रही है कि अगर वो प्राइस कम करेगी, अगर फर्म प्राइस में कमी करेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? हम ये भी जानते हैं कि जब भी प्राइस में कमी होती है, जब भी कीमत में परिवर्तन होगा या प्राइस में कमी होती है तो डिमांड बढ़ती है, जिसके पीछे दो प्रमुख कारण होते हैं, दो फैक्टर होते हैं जो प्राइस में कमी होने के बाद डिमांड को बढ़ाते हैं, जिसमें से एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव, और दूसरा होता है इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहता है कि जब कोई वस्तु की कीमत कम होती है तो ये अन्य वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाएगी, तो लोग इस सस्ती वस्तु का उपयोग करेंगे, महंगी वाली वस्तु का उपभोग कम कर देंगे, यानी महंगी वाली वस्तु के स्थान पर सस्ती वाली वस्तु लेने लगेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव। और आय प्रभाव कैसे मांग को बढ़ाता है कि जब लोग प्राइस कम हुआ तो लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब लोग सभी वस्तुओं पर व्यय बढ़ा देंगे या सभी वस्तुओं की अधिक मात्रा क्रय कर सकेंगे, क्योंकि उनकी आय बढ़ी हुई होती है वास्तविक सेंस में प्राइस कम होने से। तो इन दोनों प्रभावों के कारण कीमत कम होने से वस्तु की मांग बढ़ती है। ऐसा ही ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगी फर्म सोच रही है कि अगर वो प्राइस को P1 से कम करके P2 कर दे तो उसकी मांग X1 से बढ़ के X2 हो जाएगी। निश्चित रूप से ये कैसे होगा? प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, ये सारी बातें ये फर्म जान रही है। अन्य सभी फर्में जिनका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है, सबके लागत और मांग वक्र बिल्कुल एक जैसे हैं, अन्य फर्म भी स्वतंत्र रूप से, ना कि प्रतिक्रिया स्वरूप, अन्य फर्म भी स्वतंत्र रूप से इसी सेम लॉजिक से वो भी यही सोच रही है कि अगर वो भी अपने प्राइस को P1 से कम करके P2 कर दे तो वो X2 तक माल बेच पाएगी, वस्तु बेच पाएगी, अपने लाभ को बेहतर कर पाएगी। स्वतंत्र रूप से इसलिए क्योंकि फर्म 1 पहले से ही जान रही है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। क्यों प्रतिक्रिया नहीं करेगा कोई? क्योंकि फर्म बहुत अधिक हैं,
फर्म वन कहती है कि अगर हमने प्राइस में कमी की, मान लें कि हमारी 100 इकाइयों की मांग बढ़ गई, पर चूंकि ये फर्म बहुत अधिक हैं तो किसी एक फर्म पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी एक फर्म पे जो प्रभाव पड़ना है वो बहुत ही नगण्य होगा। हर फर्म का एक एक कस्टमर कम होगा, पर मेरे 100 कस्टमर बढ़ जाएंगे, तो इसलिए किसी एक फर्म पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल इम्पैक्ट आएगा। और चूंकि उन पे नेग्लिजिबल प्रभाव रहेगा तो वो प्रतिक्रिया करेंगे भी नहीं। अगर फर्म बहुत कम होंगी, 2, 3, 4, 5 होंगी, तो किसी एक के द्वारा प्राइस कम करने पर ये 100 जब इसकी मांग बढ़ेगी तो पता चलेगा सबके 25-25 कस्टमर कम हो गए, तो फर्मों पे प्रभाव विजिबल होगा। उन्हें पता चलेगा कि हाँ, हम पे उनके कारण प्रभाव पड़ा है, और तब प्रतिक्रिया होगी। पर ये सब चीज़ें अल्पाधिकार में हैं। यहाँ फर्म बहुत अधिक हैं। इस एक फर्म के द्वारा कीमत में कमी करने से अन्य फर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, इसलिए फर्म सोचती है कि हम प्राइस कम कर देते हैं और अपने डिमांड बढ़ा लेते हैं, X1 से X2 कर लेते हैं। तो फर्म वन प्राइस में P1 से कमी करके P2 कर देती है X1 से X2 करने के लिए, ऐसा फर्म सोच रही है। लेकिन एक ही साथ अन्य सभी फर्में बिल्कुल ऐसा ही सोचते हुए प्राइस को P1 से P2 कर देती हैं। और चूंकि सभी फर्मों ने प्राइस को P1 से P2 कर दिया, तो अब किसी भी फर्म का उत्पाद किसी दूसरे फर्म के उत्पाद की तुलना में सस्ता नहीं रह गया। यानी कि सबने प्राइस कम कर दिया तो किसी भी का उत्पाद सस्ता नहीं बचा, तो प्रतिस्थापन प्रभाव जैसी बात समाप्त हो गई। केवल आय प्रभाव बचा जो मांग को बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि चूंकि सभी ने प्राइस कम कर दिया, कोई भी किसी दूसरे के पास नहीं जा रहा है, तो मांग जो X1 से बढ़ के X2 तक जानी थी, वास्तविक रूप में वो अब इतनी मांग बढ़ ही नहीं पाएगी किसी भी फर्म की। तो चूंकि सब ने प्राइस कम कर दिया, तो ऐसा होगा कि ये मांग केवल इस A पॉइंट तक ही बढ़ पाई, यानी कि इस X2 के बजाय ये मांग बढ़कर केवल हुई X2 तो जैसे ही मांग X2 तक ही बढ़ पाई, X2 पे आ पाई, तो सभी फर्में P2 कीमत पर X2 वस्तुएं बेच रहे हैं। तो सभी फर्म का मांग वक्र अब नीचे खिसक कर इस बिंदु पे आ जाएगा। तो अब अगर हम मांग वक्र को नीचे खिसका दें, तो सभी फर्म का मांग वक्र D से D1 हो जाएगा। और अब फर्म इस D1 मांग वक्र के अनुसार फिर से सोचती हैं कि अगर वो अपने प्राइस को इस P2 से कम करके अगर P3 कर दें, तो वो पहले से अधिक X3 वस्तुएं बेच पाएंगे। और चूंकि ऐसा फिर से सभी फर्में ऐसा सोचने लगती हैं कि हम भी अपना प्राइस P2 से P3 कर लेते हैं, फर्म ये कभी नहीं सोचती है कि पिछली बार भी हमने ऐसा सोचा था और तब भी सारी फर्मों ने प्राइस चेंज कर दिया था, सारी फर्मों ने प्राइस कम कर दिया था, तो अब हमें प्राइस नहीं कम करना चाहिए। इसके पीछे के 2 रीज़न, एक एजम्पशन कि प्रत्येक अवधि में लिए गए निर्णय किसी दूसरी अवधि में लिए गए निर्णयों को ना तो प्रभावित करते हैं, ना उन निर्णयों से प्रभावित होते हैं। तो हर बार फर्म नए निर्णय लेगी, या यहीं पे चैम्बरलेन कहते हैं कि फर्म जो हैं वो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष
से पीड़ित हैं, उन्हें दूर का नहीं दिखता है, फर्में मायोपिक हैं, तो एक हर बार फर्म अपन वही गलती बार बार दोहराती है, या इसी को चैम्बरलिन ये भी कहते हैं कि ये फर्मों का एक प्रकार से नैव बिहेवियर है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार इसे कहा जा सकता है। तो खैर फर्म फिर से प्राइस सोचती है कि अपने इस D1 डैश अब मांग वक्र हो गया सभी फर्मों का, और वो सोचते हैं कि हम फिर से प्राइस में कमी करके अगर P3 कर देंगे तो डिमांड X2 डैश से बढ़ के X3 हो जाएगी। लेकिन चूंकि फिर से सभी फर्म ऐसा कर देती हैं तो फर्म का डिमांड कर्व जो है वो मतलब मांग उतनी X2 डैश से X3 नहीं बढ़ पाती है, वो पहले से कम बढ़ पाएगी। तो मान लेते हैं कि अब केवल इतनी बढ़ पाई, यानी X3 ना होकर केवल X3 डैश तक गए, और जैसे ही X3 डैश तक गए फर्म का मांग वक्र नीचे खिसक जाएगा और हर बार समानांतर रूप से ही नीचे खिसकेगा, और इस बार फर्म का मांग वक्र खिसक कर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, और अब फर्म का मांग वक्र जो है वो औसत लागत वक्र को स्पर्श करता हुआ बन गया है यहाँ पर। अब फर्म इस P3 के बाद ये सोच ही नहीं पा रही है इस D2 डैश के हिसाब से कि वो प्राइस में P3 से कमी करके कुछ यहाँ पे लाए या यहाँ पे उत्पादन करे, क्योंकि अब ये LAC के नीचे आ जाएगा, फर्म को लॉस होने लगेगा। इस पॉइंट पे फर्म को केवल सामान्य लाभ हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। हर बार फर्म अपने इस D1 डैश D1 डैश या D2 डैश के हिसाब से सोचती है, इसलिए इन वक्रों को जो ये स्मॉल d से रिप्रेजेंट हैं इनको कहा जाता है नियोजित विक्रय वक्र या नियोजित मांग वक्र, प्लान्ड सेल कर्व या प्लान्ड डिमांड कर्व। लेकिन वास्तव में फर्म बेच कहाँ पर रही है अगर ये देखा जाए तो P1 प्राइस पर ये डिमांड बेचती है फर्म, क्वांटिटी बेचती है, P2 प्राइस पर ये, P3 प्राइस पर ये। अगर इसे हम देखें कि फर्म वास्तव में कितना बेच रही है तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर एक वक्र बनाएं कुछ पटरी से बनाना संभव नहीं हो रहा है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर ये वक्र हम देखें तो ये जो पीले कलर का वक्र बना इसे कहा जा रहा है कैपिटल D या कैपिटल D डैश। ये कैपिटल D डैश जो वक्र है इससे फर्म के वास्तविक विक्रय का पता चल रहा है कि किस प्राइस पर फर्म कितना विक्रय कर पाती है। तो ये वाला जो मांग वक्र है, इस मॉडल में हमें दो प्रकार के मांग वक्र देखने को मिलते हैं, एक स्मॉल d डैश और एक कैपिटल D डैश। तो इसे कहा जाता है एक्चुअल सेल्स कर्व या इसी का नाम है मार्केट शेयर कर्व। वास्तविक विक्रय वक्र, वास्तविक मांग वक्र या बाजार हिस्सा वक्र कम लोचदार वक्र है। जो प्लांट सेल कर्व है, नियोजित विक्रय वक्र है या नियोजित मांग वक्र है, वो अधिक लोचदार वक्र है। अंततः संतुलन कहाँ पर होता है? जहाँ पर ये प्लांट सेल कर्व D डैश
जिसका नाम D2 डैश है, या चूँकि यह संतुलन का वक्र है तो हमें इसे DE डैश लिख देना चाहिए। वहाँ पर संतुलन होता है अंततः जहाँ स्मॉल डी डैश वक्र, स्मॉल dd वाले नियोजित विक्रय वक्र औसत लागत वक्र को स्पर्श करते हुए हैं, औसत लागत वक्र के टेंजेंट हैं, और उसी स्पर्श बिंदु पर कैपिटल डी डैश जो बाजार हिस्सा वक्र है वो उसी स्पर्श बिंदु पर नियोजित विक्रय वक्र को काटता हुआ निकलता है। तो वहाँ पर फर्म का संतुलन इस्टेब्लिश हो जाता है। संतुलन पर ये P3 और ये मात्रा X3 डैश, तो इसे हम XE और इसे PE भी लिख सकते हैं। फर्म का संतुलन निश्चित रूप से MR बराबर MC से ही होता है। अगर हम इस DE डैश के लिए MR वक्र बनाएं तो वो निश्चित रूप से यहीं से जाएगा। तो इस प्रकार से ये मॉडल 2 प्राइस कंपटीशन वाला हमने कवर किया। संतुलन की शर्त MR बराबर MC। संतुलन में, दीर्घकालीन संतुलन में इसमें क्या होगा, संतुलन में कि फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करेंगी। संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर नियोजित विक्रय वक्र या नियोजित मांग वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को स्पर्श करती हुई है, उसके टेंजेंट है, और उसी स्पर्श बिंदु से वास्तविक विक्रय वक्र नियोजित विक्रय वक्र को काटता है। ध्यान रखना है कि LAC को स्पर्श करता हुआ नियोजित विक्रय वक्र जाता है, LAC को काटता हुआ वास्तविक विक्रय वक्र जाता है। यदि किसी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिख दे कि वास्तविक विक्रय वक्र या बाजार हिस्सा वक्र LAC को स्पर्श करता हुआ जाता है तो वो गलत हो जाएगा। तो आज का मॉडल 2 हमारा कंप्लीट होता है। यदि इस मॉडल 2 को समझने में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम मॉडल 3 फ्री एंट्री और प्राइस कंपटीशन को एक साथ देखेंगे कि अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तब कैसे संतुलन होता है। अभी के लिए धन्यवाद।